इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों सालों पहले जो वेनु नाम के आदमी ने 10 रिंग्स को खोजा था, जो बहुत ही रहस्यमय हथियार थे, क्योंकि उन रिंग्स की वजह से उन्हें देवी शक्ति और अमर रहने का वरदान मिला था। लेकिन उन्होंने रिंग्स का सही इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उन्हें बेपनाह ताकत चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने अपनी एक 10 रिंग्स की सेना बनाकर पूरे इतिहास में कई राज्यों और सरकारों को जीत लिया। वेनु अपनी ताकत और पैसों के पीछे हजारों साल भागते रहे, लेकिन एक दिन उन्हें 1996 में अपनी ताकत बढ़ाने का तरीका मिल गया, और वो था तालो गांव की रहस्यमय शक्तियाँ। क्योंकि माना जाता था कि तालो जंगलों में छिपा हुआ एक अदृश्य गांव है, जहाँ के लोग अभी भी देवताओं की युद्ध कला के बारे में जानते हैं, और वहाँ बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर भी रहा करते हैं। इसलिए वेनु अपने साथियों के साथ तालो गांव का रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो जंगल मायावी था, इसीलिए उनकी गाड़ी खाई से नीचे गिर गई। लेकिन वेनु ने उन रिंग्स की ताकत से खुद को बचा लिया। फिर वो वापस से तालो के रास्ते की तलाश में निकल पड़े, जहां उनकी मुलाकात यिंग ली से हुई, जो तालो की गार्डियन थी। वेनु ने उससे तालो गांव का रास्ता पूछा, लेकिन यिंग ने उसे तालो का रास्ता बताने से मना कर दिया और कहा कि तालो में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई, लेकिन यिंग ली ने तालो की शक्तियों से वेनु को हरा दिया। मगर इस लड़ाई में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन दोनों के 2 बच्चे हुए, शांगजी और शेलिंग। वेनु को अब अपना परिवार मिल गया था, इसीलिए उसने अब सब बुरे काम छोड़ दिए और उन रिंग्स को भी एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब वो खुशी से रहने लगे थे। शांग अपनी माँ से पूछता है कि अगर डेड के रिंग्स इतने ताकतवर थे तो आपने उन्हें कैसे हरा दिया। तो यिंग उसे बताती है कि जहाँ से मैं हूँ वहाँ के सभी लोगों को महारक्षक ड्रैगन की जादुई शक्तियों का वरदान मिला है, और जिस पर हमारे ड्रैगन की कृपा होती है वो कई बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। फिर यिंग अपने बेटे को एक लॉकेट देती है और उसे कहती है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ते से भटक गए हो तो ये तुम्हें घर का रास्ता दिखाएगा, इसीलिए हमेशा इसे अपने पास रखना। अब यिंग का पूरा परिवार खुश था, लेकिन एक दिन जब वेनु घर पर नहीं थे तभी आयरन गैंग के लोग उनके घर पर आ गए, क्योंकि वेनु ने पहले उन्हें मिटाने की कोशिश की थी, इसीलिए वो अब अपना बदला लेना चाहते थे। ये देखकर यिंग शेलिंग और शांची को अंदर भेज देती है। फिर यिंग आयरन गैंग का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अब यिंग के पास अपनी पावर नहीं थी, क्योंकि उसने वेनु से शादी करने के लिए अपनी सारी शक्तियाँ त्याग दी थी, इसीलिए वो आयरन गैंग का सामना नहीं कर पाती। वेनु जब घर आकर यिंग की लाश देखता है तो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है, और अब वो वापस उन रिंग्स को पहनकर नरसंहार करना शुरू कर देता है। अब वो शांगची को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है, और कुछ ही सालों में शांगची मार्शल आर्ट में माहिर हो जाता है। तो वेनु उसे 14 साल की उम्र में आयरन गैंग के लीडर का मर्डर करने के लिए भेजते हैं। वो शांगची को कहते हैं कि हमने तुम्हारी माँ के कातिल को ढूंढ लिया है, इसीलिए उसे खत्म करना तुम्हारा फर्ज भी है और हक भी। इसीलिए जब तुम वापस लौटोगे तो फिर से 10 रिंग्स के सामने दुनिया झुक जाएगी। फिर शांगची अपने मिशन पर निकल जाता है, लेकिन अपने मिशन को पूरा करने के बाद सैन फ्रांसिस्को भाग जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो ये सब गलत कर रहा है, और वो अपना नाम बदलकर शॉन रख लेता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शांग सुबह जल्दी उठकर केटी के घर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वो और केटी पिछले 10 सालों से काफी अच्छे दोस्त थे, और अब वो साथ में कार पार्क करने का काम किया करते थे। एक दिन जब वो बस से अपने काम पर जा रहे होते हैं तो कुछ 10 रिंग्स आदमी के लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें वेनु ने शांगची के गले में लगे लॉकेट को लेने के लिए भेजा था। शांगची उन्हें वो लॉकेट नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, इसीलिए उस पर हमला कर देता है और उन सभी आदमियों को मार देता है। लेकिन तभी रेजर फिस्ट उस पर हमला कर देता है, क्योंकि रेजर फिस्ट 10 रिंग्स का सबसे खतरनाक योद्धा था और उसकी तलवार किसी भी चीज को काट सकती थी। शांगची उसके वार से बचता जाता है, लेकिन रेजर फिश की तलवार की वजह से उस बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिससे वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बस ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। तो केटी बस को चलाने लगती है और शांग रेजर फिश से लड़ने लगता है, लेकिन रेजर फिश की तलवार की वजह से बस के 2 हिस्से हो जाते हैं। ये देखकर शांग सभी लोगों को दूसरी साइड पर ले जाता है और वो रेजर फिश को धक्का देकर बस के बैक साइड में पटक देता है, जिससे वो डिब्बा अलग होकर क्रैश हो जाता है। लेकिन रेजर फिस्ट शांगची से वो लॉकेट लेने में कामयाब हो गया था। फिर दिखाया जाता है कि जब शांगची घर वापस आता है तो मकाओ जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ने उसकी बहन को भी सेम लॉकेट दिया था, इसीलिए उसे हासिल करने के लिए उसके पीछे जरूर जाएंगे। केटी शांग से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है और तुम कौन हो। तो शांग उसे बताता है कि जिन गुंडों ने हम पर हमला किया था वो गुंडे मेरे डैड ने भेजे थे, और अब वो मेरी बहन पर अटैक करेंगे, इसीलिए अब मुझे जाना ही होगा, क्योंकि ये मेरी बहन का सवाल
हाल है। केटी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। फिर वो दोनों प्लेन से मकाओ जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में शांग केटी को अपनी सारी स्टोरी बताता है, लेकिन उसे झूठ कहता है कि मैंने वो मिशन पूरा नहीं किया। वो दोनों मकाओ पहुँचते हैं, जहाँ वो इलीगल फाइट क्लब में जाते हैं, क्योंकि शेलिंग ने उसे जो पोस्ट कार्ड भेजा था उस पर यही का एड्रेस था। शांग केटी के साथ लिफ्ट से ऊपर जाता है, लेकिन धोखे से शांग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है, क्योंकि शांग ने बस में जो फाइट की थी उसका वीडियो वायरल हो गया था, इसीलिए उसे फाइट के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि उनकी एक कंपनी डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम करती थी, जिस पर बहुत से लोग बेटिंग लगाते हैं। शांग जी जब फाइट के लिए ग्राउंड में जाता है तो उसका कॉम्पिटिटर और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन शेलिंग ही होती है, जो शांग से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि वो मिशन पर जाने से पहले उसे ये कहकर गया था कि वो 3 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। इस बात से गुस्सा होकर शेलिंग उसे बहुत मारती है, जिससे शांग उस लड़ाई में हार जाता है। फिर मैच खत्म होने के बाद शेलिंग जब शांग से मिलती है तो उसे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो शांग उसे कहता है कि 10 रिंग्स आर्मी ने सैन फ्रांसिस्को में मुझ पर हमला किया था और वो मेरा लॉकेट ले गए, और अब वो तुम्हारे पीछे आएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास भी मॉम का सेम लॉकेट है और जरूर डैड हमारे लॉकेट से कुछ बुरा करना चाहते हैं। तो शेलिंग उसे कहती है कि जब तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे तब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुम नहीं लौटे, तो मैं समझ गई कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और मैंने ये जगह अपने दम पर बनाई है, इसीलिए ना तो मुझे पहले तुम्हारी जरूरत थी और ना अब है। तो शांग उसे कहता है कि फिर तुमने मुझे वो पोस्ट कार्ड क्यों भेजा। तो शेलिंग उसे कहती है कि ये पोस्ट कार्ड मैंने तुम्हें नहीं भेजा। तो इससे शांग समझ जाता है कि उसके डैड ने उसे फंसाया है। तभी वहाँ 10 रिंग्स के लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन शेलिंग अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाती है, मगर वो शांग और केटी को वहाँ अकेला छोड़ देती है। शांग वहाँ से भागने के लिए बिल्डिंग का कांच तोड़ देता है। वो केटी को भी बाहर आने को कहता है, लेकिन केटी डर रही होती है क्योंकि उसे बांस की डंडियों पर चलना था। तो शांग उसे कहता है कि एक बार हम नीचे चले गए तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। तो केटी भी मान जाती है। फिर वो दोनों साथ में लिफ्ट तक जाने लगते हैं, लेकिन तभी 10 रिंग्स आर्मी के लोग उन्हें देख लेते हैं। तो शांग केटी को कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। फिर शांग सभी लोगों से लड़ने लगता है। केटी जब आगे जाने लगती है तो एक फाइटर उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी शेलिंग वहाँ आकर उसे बचा लेती है। फिर शेलिंग और शांग साथ में 10 रिंग्स आर्मी के साथ लड़ने लग जाते हैं। शांग शेलिंग से कहता है कि तुम तो हमें मरने के लिए छोड़ गई थी। तो शेलिंग उसे कहती है कि अब तुम समझ गए होंगे कि जब कोई मुसीबत के वक्त तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो कैसा लगता है। फिर वो दोनों मिलकर उन सभी आदमियों को मार देते हैं। तभी वहाँ 10 रिंग्स आर्मी का सबसे खतरनाक आदमी डेथ डीलर आता है, जो शेलिंग पर अटैक करके उससे वो लॉकेट लेकर चला जाता है। यह देखकर शांग डेथ डीलर के पीछे जाता है और उसे वहाँ से भागने से रोक लेता है। उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन शांग में सालों का गुस्सा भरा हुआ था जब डेथ डीलर ने उसे टॉर्चर किया था, इसीलिए उसे पकड़कर मारने लगता है। लेकिन तभी शांग के डैड वहाँ आकर उसे रोक लेते हैं। वो शांग को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। फिर वो उन सभी को लेकर घर जाते हैं, जहाँ 10 रिंग्स आर्मी उनका स्वागत करती है। शेलिंग केटी को अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ केटी शेलिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड हमें भी मार देंगे। तो शेलिंग उसे कहती है कि अगर तुम चुपचाप रहोगी तो डैड भूल जाएंगे कि तुम यहाँ हो, क्योंकि माँ के जाने के बाद वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। उन्हें लगता था कि मैं उन्हें माँ की याद दिलाती हूँ, इसीलिए वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। इसीलिए मैंने अकेले ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करना शुरू की, क्योंकि मुझे लड़कों के साथ ट्रेनिंग अलाउ नहीं थी। इसीलिए मैंने उन्हें दूर से ही ट्रेनिंग लेते देखा और सब कुछ उनसे बेहतर सीखा। तो केटी उससे पूछती है कि तुमने घर कब छोड़ा। तो उसे बताती है कि 16 की उम्र में मैं यहाँ से भाग गई थी, जब मुझे लगा कि अब मेरा भाई कभी वापस नहीं आएगा। फिर वो सभी साथ में डिनर करते हैं। शांग अपने डैड से पूछता है कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। तो वेनू से कहते हैं कि मेरी तुम दोनों पर कब से नजर थी, इसीलिए अब वक्त आ गया है कि तुम अपने पिता के साथ खड़े हो जाओ। तो शांग उन्हें कहता है कि ये कभी नहीं होगा। तो वेनू उन्हें एक रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ उन्हें कहते हैं कि जब तुम दोनों घर से भाग गए तो मुझे तुम्हारी माँ की याद और ज्यादा सताने लगी थी, इसलिए मैं उसके गाँव तालों के बारे में और ज्यादा पढ़ने लगा, जिससे मुझे पता चला कि वहाँ पहाड़ों की गहराई में एक दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी माँ को तालों के लोगों ने कैद कर रखा है। तो शांग और शेलिन को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो वेनू ने कहते हैं कि पहले मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने एक दिन अपने काम में डूबा हुआ इस रूम में बैठा था तब मुझे तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे कि वो बिल्कुल यहीं मौजूद हो। उसने कहा कि उसे मेरी मदद चाहिए। तो शांग उन्हें कहता है कि माँ के गाँव वाले ऐसा क्यों करेंगे। तो वेनू ने बताते हैं कि जब हमें प्यार हुआ तो तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम तालों में साथ रहें, इसीलिए उसने अपने
बुजुर्गों से इजाजत मांगी पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ। इससे अब वेनवू को लगता है कि यिंग आज भी जिंदा है, लेकिन तालों के लोगों ने उसे कैद कर रखा है। तो शांग अपने डैड को समझाता है कि मोम अब जा चुकी है। तो वेनवू ने हॉल में लेकर जाते हैं जहाँ उनकी मोम के दिए हुए लॉकेट को जैसे ही ड्रैगन की आंखों में लगाते हैं तो उसमें से बहुत सारा पानी निकलकर अचानक से फ्रीज हो जाता है। और जब वो पानी जैसे ही नीचे गिरता है तो उसमें से एक रास्ता बनने लगता है। तो वेनवू ने बताते हैं कि तालों का रास्ता एक भूल भुलैया है, लेकिन जंगल के बीच एक सीधा रास्ता भी है जो साल में सिर्फ एक बार एकादशी के दिन खुलता है, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए कि रास्ता कब और कहाँ खुलेगा। और अब मुझे दोनों पता है। फिर वो अपनी पूरी 10 रिंग्स आर्मी को कहते हैं कि आज से 3 दिन बाद हम मेरी वाइफ को उसकी केस से आजाद करवा कर घर वापस लाएंगे। फिर वो शांग को कहते हैं कि मैं इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम तुम्हारी माँ को घर लाने में मदद कर सको। तो शेलिंग उन्हें कहती है कि अगर गाँव वालों ने आपको रोकने की कोशिश की तो आप क्या करेंगे। तो वेनू ने कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरा गांव जलकर खाक हो जाएगा। तो शांग उन्हें कहता है कि इन बेकार की बातों से आप मोम के गांव में नहीं घुस सकते। तो वेनू गुस्सा होकर शांग और शेलिंग पर अटैक कर देते हैं और उन्हें जेल में कैद करने का ऑर्डर दे देते हैं। वेनू जब अपने रूम में जाते हैं तो उन्हें वापस से यिंग की आवाज सुनाई देती है। वो उन्हें कहती है कि हम सब जल्द ही एक साथ होने वाले हैं। वहीं शांग, शेलिंग और केटी को जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ शांग उन दोनों को कहता है कि अगर हम डेट से पहले तालो नहीं पहुँचे तो फैमिली की बची कुछ निशानियाँ भी खत्म कर देंगे। तभी उन्हें वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और जब वो उस तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ एक कलाकार होता है जिसका नाम ट्रेवर स्लेटरी होता है। ट्रेवर उन्हें अपनी स्टोरी बताता है कि कुछ समय पहले एक प्रोड्यूसर ने उसे टेररिस्ट का रोल दिया था, लेकिन वो ट्रेवर को बेवकूफ बना रहा था क्योंकि वो प्रोड्यूसर खुद ही एक टेररिस्ट था। इसीलिए जब ट्रेवर ने टेररिस्ट का रोल किया तो पुलिस को लगा कि वो एक टेररिस्ट है, इसलिए उन्होंने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। और उसके बाद वेनू ने उसे वहाँ से छुड़वाया ताकि वो उसे मार सके। लेकिन जब ट्रेवर ने उनके सामने परफॉर्म किया तो उनका दिल पिघल गया। और जब से ही ट्रेवर उनके लिए हर हफ्ते शो करता है तभी वहाँ एक मिथिकल क्रिएचर आ जाता है जिसे देखकर केटी और शांग काफी डर जाते हैं क्योंकि उसका सिर नहीं होता। तो ट्रेवर उन्हें बताता है कि मोरिस है और ये मुझसे बातें कर सकता है। फिर ट्रेवर उन्हें कहता है कि मोरिस कह रहा है कि तुम्हें जानता है क्योंकि तुम्हारी मोम के साथ तालों में बड़ा हुआ था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मायावी जंगल में रास्ता ढूंढते वक्त इसे वहाँ से चुरा लिया था और अब ये चाहता है कि तुम इसे घर ले जाओ। तो शांग उन्हें कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे वापस जरूर लेकर जाता, लेकिन मेरे डेट के हिसाब से वो रास्ता सिर्फ साल में एक ही बार खुलता है। तो ट्रेवर कहता है कि मोरिस कह रहा है कि यह तुम्हें अभी भी वहाँ लेकर जा सकता है और तुम उस भूल भुलैया को पार कर सकते हो, लेकिन यह बहुत खतरनाक है क्योंकि आज तक इसे कोई जीते जी पार नहीं कर पाया। तो केटी उसे कहती है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी शेलिंग वहाँ सुरंग का रास्ता ढूंढ लेती है और वो शांग को बताती है कि डैड ने पूरे कॉम्प्लेक्स के नीचे एक सुरंग बनवाई है और पिछली बार में वहीं से भागी थी। फिर वो सभी वहाँ से सीधे गैराज तक जाते हैं जहाँ से वो रेजर फिश की गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, लेकिन गार्ड को इस बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो वहाँ उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं। तो दूसरे रास्ते से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो रास्ता सिर्फ फिंगरप्रिंट से ही खुलता था। इसीलिए जब 10 रिंग्स आर्मी के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो एक एक करके सभी को मारने लगते हैं और एक आदमी की मदद से उस डोर को खोल लेते हैं, जिससे वो सेफली वहाँ से निकल जाते हैं। सुबह होते होते वो उस जंगल तक पहुँचते हैं। मोरिस उन्हें रास्ता बताता जाता है जिससे वो उस मायावी जंगल से बचते हुए एक झरने तक पहुँचते हैं, जहाँ जब वो जैसे झरने के अंदर जाते हैं तो वाटर एकदम फ्रीज हो जाता है और वो एक सीक्रेट रास्ते से सीधा तालों में पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर होते हैं। फिर वो तालो गाँव में पहुँचते हैं जहाँ शांग सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन वो सब उनकी बात नहीं सुनते और उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ यिंगली की बहन नान आ जाती है जो उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। वो शांग और शेलिंग से कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। वो उन दोनों से मिलकर बहुत खुश होती है। शांग नान को कहता है कि हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हमारे डैड यहाँ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो नान उन्हें अपने साथ नदी के किनारे लेकर जाती है, जहाँ उन्हें बताती है कि हम काले द्वार के रखवाले हैं और तुम्हारी दुनिया को उन बुराइयों से बचाते हैं जो इस द्वार के पीछे कैद है। तो शांग उन्हें कहता है कि हमारे डैड उसी द्वार को खोलने आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि माँ वहीं कैद है। तो नान उनसे पूछती है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है। तो शेलिंग उन्हें बताती है कि उन्हें मदद मांगते हुए माँ की आवाज सुनाई देती है। तो फिर वो उन्हें तालों के इतिहास के बारे में बताती है कि हमारा गांव तालों की सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये सृष्टि बहुत विशाल है क्योंकि यहाँ ऐसे शहर हैं जो पूरे ब्रह्मांड से बेहतर है। फिर उन्हें बताती है कि हजारों सालों पहले तक हमारे लोगों के बीच
शांति और समृद्धि थी, लेकिन उस शांति को अंधेरे के हैवान ने भंग कर दिया, क्योंकि वो अपने साथ पूरी आत्मा भक्षक की फौज लाया था। उसके रास्ते में जो भी इंसान आता उसकी फौज उसे निगल जाती और हर आत्मा के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जाती, जिससे उसने हमारी दुनिया को खत्म कर दिया। फिर वो तुम्हारी दुनिया का विनाश करने के लिए आगे बढ़ा। तब तुम्हारी दुनिया को नष्ट होने से बचाने के लिए हमारे तालों के नेताओं ने अपने सबसे शूरवीर सिपाहियों को भेजा, लेकिन हमारे पूर्वज उन काली शक्तियों के सामने नहीं टिक पाए। फिर एक दिन महारक्षक ड्रैगन ने हमारी मदद की और हमारी हार को जीत में बदल दिया। उन्होंने हमारे साथ मिलकर उस अंधेरे के हैवान और आत्मा भक्षकों की फौज को इस काले द्वार के पीछे बंद कर दिया, और हमारे महारक्षक की जादुई शक्तियों के वरदान से हम तालों के लोगों ने आज तक इस काले द्वार की रक्षा की है और करते रहेंगे। फिर उन्हें ये भी बताती है कि तुम्हारे पिता अकेले नहीं है जो इस द्वार को खोलना चाहते हैं, क्योंकि सदियों से काफी लोगों ने इस द्वार को खोलने की कोशिश की मगर वो नाकामयाब रहे। लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी कि उन सभी को ऐसी आवाज सुनाई देती थी जो उन्हें हर ख्वाहिश को पूरा करने का ख्वाब दिखाती थी। फिर उन्हें ये भी बताती है कि आत्मा भक्षक जानते हैं कि वो 10 रिंग्स की ताकत से आजाद हो सकते हैं, इसीलिए वो तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ की आवाज में पुकार रहे हैं। फिर नान, शांग और शेलिंग को अपने पूर्वजों के रूम में लेकर जाती है, जहाँ उन्हें बताती है कि तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे क्या तैयारी करनी है। फिर वो उन दोनों को उनके सूट देती है और उन्हें कहती है कि अपनी माँ को खोने के बाद हर बच्चा दुनिया में खुद को अकेला पाता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारे इस परिवार की संतान हो और यहाँ तुम्हारा स्वागत है। फिर वो सब प्रैक्टिस करने लगते हैं। केटी भी तीर चलाना सीखने लगती है। वहीं शांग अपनी मौसी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मेरी माँ ने डैड को कैसे हराया था, तो फिर वो उसे वो टेक्निक सिखाने लगती है। वहीं वेनु अपने आदमियों से कहता है कि सुबह होते ही हम तालों के लिए रवाना होंगे, क्योंकि सुबह होते ही तालों का रास्ता खुलेगा। वहीं शांग काफी परेशान होता है, उसे पास्ट की बातें याद आ रही होती है जब आयरन गैंग के लोगों ने उसकी माँ को मार दिया था। इन सब से शांग काफी उदास हो जाता है। तभी केटी वहाँ आ जाती है तो शांग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि मैं अपनी माँ के कातिलों को नहीं मार पाया, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं अपना नाम और पहचान बदल लूंगा तो शायद मैं वो भूल जाऊंगा जो हुआ था। लेकिन अगर आज मॉम जिंदा होती तो वो मुझसे नफरत करती। तो केटी उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें 7 साल की उम्र में किलर बनाना शुरू कर दिया था। तो शांग उसे कहता है कि मॉम की मौत के जिम्मेदार डैड है और अब वो उनका घर बर्बाद करने आ रहे हैं, इसीलिए अब मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, क्योंकि यही उन्होंने मुझे सिखाया है। इसीलिए शांग काफी सैड हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और वेनु भी अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ आ जाता है। वेनु शांग को कहते हैं कि तुम उन्हीं की मदद करने आ गए जिन्होंने तुम्हारी माँ को कैद किया है। तो नानू से कहती है कि वो वहाँ नहीं है, वो एक हैवान है जो तुम्हें गुमराह करके सबका सर्वनाश करना चाहता है। तो वेनु उनकी बात नहीं सुनता और उन पर अटैक करने लगता है और उन सभी के बीच फाइट स्टार्ट होती है। वेनु उस द्वार को खोलने के लिए आगे बढ़ता है तो शांग उन्हें रोकने जाता है। तो वेनु से कहते हैं कि तुम मुझसे अकेले लड़ने की बेवकूफी करोगे। तो शांग उन्हें कहता है कि मैं आपसे नहीं डरता। फिर वो उस पर अटैक कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो पूरी जिंदगी मुझसे डरकर भागते रहे, तुम वहीं थे जब वो तुम्हारी माँ को मारने आए, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तो शांग उन्हें कहता है कि माँ के बाद हमें आपकी जरूरत थी, लेकिन आपने हमें छोड़कर उन रिंग्स को चुना। ये कहकर उन्हें मारने लगता है। फिर शांग उन्हें कहता है कि आप लाख चाहे कि माँ आपके पास वापस आ जाए, लेकिन क्या वो आप जैसे इंसान के पास वापस आना चाहेगी। तो इससे गुस्सा होकर वेनु पर सारी रिंग से अटैक कर देते हैं, जिससे शांग दूर पानी के अंदर चला जाता है। फिर वेनु उस द्वार की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें यिंग की मदद मांगती हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। वो उस द्वार को तोड़ने के लिए रिंग से अटैक करने लगते हैं, जिससे उस द्वार में से आत्मा भक्षक बाहर निकलने लगते हैं। शेलिंग सभी को कहती है कि अगर हम साथ मिलकर नहीं लड़े तो सबके सब मारे जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे हथियार उनके सामने बेकार हैं। तो रेजर फिस्ट उन्हें कहता है कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम 10 रिंग्स हैं। तभी आत्मा भक्षक डेड डीलर की आत्मा को निकालकर उसे मार देता है। 10 रिंग्स के लोग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हथियारों का उस पर कुछ असर नहीं होता। आत्मा भक्षक रेजर फिस्ट पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन नान उसे अपने हथियार की मदद से बचा लेती है, क्योंकि सिर्फ तालों के हथियारों से ही उन्हें मारा जा सकता था, क्योंकि उनके हथियारों पर ड्रैगन की खाल लगी हुई थी। इससे अब रेजर फिस्ट भी समझ जाता है कि वो अकेले उनका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं वो आत्मा भक्षक आत्माओं को लेकर काले द्वार के पीछे जा रहे होते हैं, ताकि वो अंधेरे के हैवान की ताकत बढ़ा सके। नान शेलिंग को बताती है कि अगर अंधेरे के हैवान की ताकत और ज्यादा बढ़ गई तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। फिर वो सभी हथियार लेकर उन आत्मा भक्षकों का सामना करने के लिए
पानी की तरफ जाने लगते हैं। वहीं शांग उस पानी में डूब रहा होता है। तभी उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती है, जब उसकी मॉम ने उसे कहा था कि डरो मत, ड्रैगन का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम मेरे और तुम्हारे डेट की अच्छाई का हिस्सा हो, इसीलिए जो भी हमने तुम्हें दिया है उसे दिल से अपना लो। तभी शांग की आँख खुल जाती है और महारक्षक ड्रैगन भी गहराई से निकलकर उसके सामने आ जाता है। वहीं वेनु अभी भी उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी यिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। वहीं अब सभी मिलकर उन आत्मा भक्षकों पर हमला कर रहे होते हैं और तभी शांग भी ड्रैगन पर बैठकर बाहर आ जाता है और वो ड्रैगन भी उनकी मदद करने लगता है। तभी नान शांग से कहती है कि तुम्हें अपने पिता को रोकना होगा। तो शांग अपने डेट के पास जाकर उन पर अटैक कर देता है। वो उन्हें समझाता है कि माँ वहाँ नहीं है, लेकिन वेनु उसकी बात नहीं सुनते और उन दोनों में फाइट होने लगती है। शांग अपनी माँ की बचपन में सिखाई हुई स्किल का यूज करता है, जिससे वो 5 रिंग्स को अपनी तरफ कर लेता है और वो वापस फाइट करने लगते हैं। वेनु अपनी 5 रिंग से शांग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन शांग ची भी खुद को रिंग की मदद से बचा लेता है और अब वो सारी रिंग्स को अपने वश में कर लेता है। लेकिन वो अपने डेट पर उन रिंग से अटैक नहीं करता और उन्हें नीचे फेंक देता है। वेनु से कहते हैं कि मुझे उसे बचाना ही होगा, क्योंकि वो मुझे पुकार रही है। तो शांग उन्हें कहता है कि काश ये सच होता। तभी अंधेरे का हैवान बाहर आ जाता है और वो वेनु और शांग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वेनु उन रिंग्स की मदद से शांग को बचा लेते हैं। लेकिन वो ड्रैगन वेनु को पकड़ लेता है और वो उनकी सोल को खींचने लगता है। अब वेनु भी समझ गए थे कि वो गलत था, इसीलिए अपनी रिंग्स को शांग को दे देता है और उस ड्रैगन के हाथों मारे जाते हैं। तभी वो हैवान शांग पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी शेलिंग ड्रैगन पर बैठकर अंधेरे के हैवान पर अटैक कर देती है, जिससे वो हैवान इंजर्ड हो जाता है। क्योंकि अभी उसकी शक्तियाँ कम थी, इसीलिए वो और लोगों की सोल खींचने के लिए गांव की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर शांग उस काले द्वार को पत्थरों की मदद से बंद कर देता है और ड्रैगन पर बैठकर गांव की तरफ बढ़ने लगता है, ताकि वो उस हैवान को रोक सके। ड्रैगन अपनी पावर से हैवान पर अटैक कर देता है और उसे अपनी पानी की शक्तियों से पकड़ लेता है। लेकिन तभी आत्मा भक्षक बहुत सारी आत्माओं को पकड़कर हैवान के मुंह में डाल देते हैं, जिससे उसकी शक्तियाँ और ज्यादा बढ़ जाती है और वो ड्रैगन की पकड़ से आजाद हो जाता है। फिर वो हैवान ड्रैगन को पकड़कर उसकी सोल को निकालने लगता है। वहीं गुआंगबू केटी से कहते हैं कि अगर हैवान को हमारे ड्रैगन की आत्मा मिल गई तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा, इसीलिए हमें उसके गले पर निशाना लगाना होगा। वो साथ में उस पर निशाना लगाने लगते हैं, लेकिन तभी एक आत्मा भक्षक गुआंगबू को पकड़कर उसकी आत्मा निकाल लेता है। ये देखकर केटी काफी डर जाती है, क्योंकि उसके पास एक ही तीर बचा हुआ था और उसने अभी एक दिन पहले ही तीर चलाना सीखा था। वहीं वो हैवान शेलिंग को भी पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन शांग अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है। शेलिंग उसे कहती है कि तुम्हें मेरा हाथ छोड़ना होगा, वरना वो हैवान ड्रैगन की आत्मा निकाल लेगा। तो शांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ सकता। वो हैवान ड्रैगन की आत्मा निकालने लगता है, लेकिन तभी केटी उस ड्रैगन के गले पर निशाना लगा देती है और उसका निशाना एकदम सही लगता है, जिससे ड्रैगन की सोल निकलने से बच जाती है। ड्रैगन हैवान को नीचे पानी के पास लेकर जाता है और उसे अपनी पावर की मदद से पकड़ लेता है। शांग अपनी रिंग्स की मदद से उस हैवान पर जाकर उन रिंग्स को हैवान के सीने में भर देता है और उन रिंग्स को कामयामा स्टाइल में मुंह करके उस ड्रैगन को मार देता है, जिससे सारे आत्मा भक्षक भी मर जाते हैं। फिर ड्रैगन शेलिंग और शांग को लेकर किनारे पर आ जाता है, लेकिन इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर रात को वो उन सभी लोगों को सम्मान देते हैं जिनकी वजह से उन्होंने नया सवेरा देखा था और अब वो ड्रैगन वापस आसमान में लौट जाता है, क्योंकि अब अंधेरे के हैवान का अंत हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि शांग और केटी वापस सैन फ्रांसिस्को जाकर अपनी ये स्टोरी अपने दोस्तों को सुना रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और उनसे पूछते हैं कि अगर ये सच है तो तुम्हारी बहन कहाँ गई। तो शांग उन्हें कहता है कि वो तो घर गई है मेरे डेट के गैर कानूनी धंधे बंद करवाने के लिए, लेकिन उन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ वोंग उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। वोंग शांग से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी वो रिंग्स हैं? तो रिप्लाई में शांग उन्हें कहता है कि अभी भी मेरे पास वो रिंग्स हैं। फिर शांग और केटी वोंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर वहाँ सभी शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ वोंग उन 10 रिंग्स की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वहाँ ब्रूस और कैप्टन मार्वल भी मौजूद होती है, जिन्हें भी लगता है कि ये रिंग्स ना तो चितोरी है और ना ही वाइब्रेनियम, इससे उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता। तो वोंग शांग को कहते हैं कि जब तुमने इन रिंग्स को यूज किया तो कामर ताज तक इसका असर हुआ था और ये रिंग्स अब किसी को मैसेज भेज रही है। इसका मतलब ये है कि अब कुछ भी खतरा आ सकता है, इसीलिए अब तुम्हें संभल कर रहना होगा और अब तुम वापस नहीं जा सकते। फिर हमें इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ शेलिंग अब 10 रिंग्स आर्मी की लीडर बन गई होती है और अब वो